क्या आप इस गिटार को पहचानते हैं और इन आवाजों को? 1991 में इस गाने ने एक्सट्रीम को दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया। लेकिन जो बात लगभग कोई नहीं जानता वो ये है कि यही गाना उस बैंड की सबसे बड़ी जीत भी था और सबसे बड़ा नाइटमेयर भी। रोमांटिक बैलेडियर की इमेज के पीछे छुपा था एक अल्ट्रा एग्रेसिव फंक मेटल बैंड जिसने फ्रेडी मर्क्यूरी के ट्रिब्यूट में सीन चुरा लिए। लेकिन आखिरकार रिकॉर्ड लेबल से लड़ाई, थकान और एक नासमझ फैसले की वजह से एक दशक से ज्यादा वक्त के लिए खामोश हो गया। हिस्ट्री के सबसे बड़े गिटारिस्ट में से एक रिहाना के स्टेज पर कैसे पहुंचा और वोकलिस्ट ने वैन हेलन में एक लेजेंड की जगह लेकर रॉक का सबसे खतरनाक काम क्यों कबूल किया। म्यूजिक की दुनिया की बड़ी कहानियां यहाँ मेलोडी टॉक हिंदी पर। आज आप समझेंगे कि एक्सट्रीम सिर्फ दो लोगों के स्टूल पर बैठने से कहीं ज्यादा है। अगर आपको बिना फिल्टर के रियल रॉक स्टोरीज पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि ये सागा कम से कम एक्सट्रीम तो है ही। बॉस्टन 1980s के बीच का दौर। अगर आप उस वक्त रेडियो चलाते या शहर के कॉलेजेस जाते तो एक ही साउंड सुनाई देती। यूनिवर्सिटी रॉक, पिक्सीज और लेमनहेड्स जैसी बैंड्स उस सीन की मालकिन थीं। उनका स्टाइल था प्लैंड केयरलेसनेस, पुरानी जीन्स, प्लेन टी शर्ट और ऑलमोस्ट इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट लिरिक्स। और यही एक्सट्रीम की एंट्री होती है। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसे नहीं, वो ऑल्टरनेटिव के अंदर ऑल्टरनेटिव थे। जब लोकल फैशन था आम इंसान जैसा दिखो, तब गैरी और न्यूनो बड़े बड़े बालों, लेदर पैंट्स और एक ऐसी एम्बिशन के साथ सामने आए जो छोटे क्लब से कहीं आगे की थी। वो क्वीन और एरोस्मिथ जैसे लेजेंड्स के दीवाने थे, एक ऐसे शहर में जो उस वक्त टेक्निकल स्किल को नाक भौं चढ़ा कर देखता था। उन्हें बस परफॉर्म नहीं करना था, उन्हें टॉप पर जाना था। बैंड की पैदाइश हुई 1985 की एक आम सी रात। बॉस्टन के एक क्लब के मालिक ने एक यंग गिटार प्रोडिजी न्यूनो बेटनकोर्ट को क्लोजिंग के बाद अंदर बुलाया। वहां उनकी मुलाकात हुई सिंगर गैरी शेरॉन से। दोनों को जोड़ा एक बातचीत ने क्वीन के बारे में। वो फ्रेडी मर्क्यूरी और ब्रायन मे के इतने बड़े फैंस थे कि उन्होंने एक मुकाबला शुरू कर दिया, कौन बैंड के बारे में ज्यादा जानता है। केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि एक दूसरे को बजाते हुए सुनने से पहले ही दोनों जान गए कि हमें एक बैंड बनाना है। उस वक्त गैरी का पहले से ही एक बैंड था जिसका नाम था द ड्रीम, जिसमें ड्रमर पॉल गियरी भी थे। न्यूनो हेयर मेटल बैंड सिंफुल में था और पैट बेजर इन द पिंक नाम के ग्रुप में। जब ये क्लासिक 4 मेंबर लाइनअप एक साथ आया तो नाम की जरूरत पड़ी। सोल्यूशन निकला एक क्लेवर वर्ड प्ले से, गैरी की पुरानी बैंड के नाम पर। एक्स ड्रीम मेंबर्स से बना एक्स ड्रीम, जो बदलते बदलते एक्सट्रीम हो गया। ये नाम उस फियर्स एनर्जी और टेक्निक को परफेक्टली ट्रांसलेट करता था जो वो दिखाने वाले थे। लेकिन साउंड को समझने के लिए जरूरी है इन चारों लोगों को जानना। गैरी शेरॉन मैसाचुसेट्स की एक कैथोलिक फैमिली में पैदा हुए और स्पोर्ट्स में करियर बनाने के करीब थे, लेकिन म्यूजिक का जज्बा जीत गया। स्टीवन टायलर और फ्रेडी मर्क्यूरी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने एक यूनिक स्टेज स्टाइल डेवलप किया, एथलेटिक, परफॉर्मेटिव और एक पावरफुल आवाज के साथ। न्यूनो बेटनकोर्ट सिर्फ 4 साल की उम्र में पुर्तगाल से अमेरिका आए। 9 भाई बहनों में सबसे छोटे न्यूनो ने अपने भाई लुइस के साथ म्यूजिक की पहली सीढ़ी चढ़ी। उन्होंने स्पोर्ट्स और स्कूल छोड़कर हर रोज घंटों गिटार की प्रैक्टिस की। नतीजा एक ऐसा स्टाइल जो रॉक की एग्रेशन को एक यूनिक परकसिव टच के साथ मिलाता है। पैट बेजर बॉस्टन के नेटिव हैं और न्यूनो की गिटार मैडनेस के परफेक्ट पार्टनर बने। एक्सट्रीम में बेस सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं रहती, पैट की बेस लाइन्स आइकॉनिक है और उनके बैकिंग वोकल्स बैंड की पहचान बन गए हैं। पॉल गियरी मैसाचुसेट्स के नेटिव थे और गैरी के साथ द ड्रीम के जमाने से जुड़े थे। उन्होंने वो सॉलिड फाउंडेशन दी जिस पर बैंड पहले बॉस्टन के लोकल क्लब्स जीती, फिर एक बड़ी रिकॉर्ड लेबल साइन की। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क में कई दरवाजे खटखटाने के बाद एक्सट्रीम की किस्मत आखिरकार बदली। A&M रिकॉर्ड्स ने उन पर बैट लगाई। जश्न मनाने के लिए उन्होंने कुछ अलग किया।
एक रेडियो स्टेशन पर लाइव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, दुनिया को अनाउंस करते हुए कि उनका करियर अब उड़ान भरने वाला है। लेकिन हकीकत एक झटके की तरह आई। लेबल ने पहला एल्बम 1 साल के लिए दराज में बंद कर दिया। क्लासिक रॉक को दिए इंटरव्यू में न्यूनो ने कहा, हमने एल्बम रिकॉर्ड्स करना शुरू किया और हमें नतीजा पसंद नहीं आया, लेबल को भी नहीं आया। उन्होंने कहा लॉन्च टाल देंगे क्योंकि हम सारी डेडलाइंस मिस कर चुके थे। हम गहरे डिप्रेशन में चले गए। 1989 में लॉन्च हुए इस एल्बम में टैलेंट की झलक थी। किड ईगो और प्ले विथ मी जैसी अच्छी मेलोडीज थीं। एक्सट्रीम निराश था लेकिन हारा नहीं था। जब पहला एल्बम लेबल की शेल्फ पर धूल खा रहा था, न्यूनो ने एक फैसला किया, शिकायत करने की बजाय लिखो। जब पहला एल्बम फाइनली लॉन्च हुआ, दूसरा 90% तैयार था। उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सोचा, चूंकि हमें कोई नहीं जानता तो वो साउंड बनाओ जो हम सच में चाहते हैं। इसी फेज में वो फंक मेटल में डूब गए, एक हैवी लेकिन ग्रूवी साउंड, रेड हॉट चिली पेपर्स के नक्शे कदम पर। और 1990 में आया एल्बम एक्सट्रीम टू पोर्नोग्राफिटी। यही वो मोमेंट था जब वो सपोर्टिंग कास्ट से मेन कास्ट बने। यूके में गेट द फंक आउट डांस फ्लोर्स का एंथम बन गई। टेक्निकल लेवल का अंदाजा लगाइए। जब न्यूनो की ब्रायन मे से मुलाकात हुई तो ब्रायन मे का पहला सवाल था, इस तरह का गिटार रिफ कौन लिखता है? एक्सट्रीम अपनी टेक्निकल कॉन्फिडेंस के शिखर पर था, रॉक, फंक और जैज को एक साथ मिलाते हुए। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एल्बम का सबसे सिंपल गाना सब कुछ बदल देगा। मोर देन वर्ड्स की कहानी लेबल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक असली जंग है। जब एक्सट्रीम ने ये अकाउस्टिक बैलेट प्रेजेंट किया तो जवाब था एकदम सीधा, ये कभी काम नहीं करेगा। इसमें बेस नहीं है, ड्रम्स नहीं है, ये बैंड की रॉक इमेज को बर्बाद कर देगा। न्यूनो और गैरी अड़ गए और यहाँ तक कि कहा कि अगर ये गाना रिलीज नहीं हुआ तो वो एल्बम प्रमोट करना बंद कर देंगे। लेबल झुकी और गाने को कुछ छोटे शहरों में रिलीज किया, उम्मीद के साथ कि ये फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन गाने ने धमाका किया। MTV पर ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो ने एक ऐसी ऑथेंटिसिटी दिखाई जो ऑडियंस देखना चाहती थी। जून 1991 में एक्सट्रीम बिलबोर्ड के नंबर 1 पर पहुंच गया। मोर देन वर्ड्स ने फेम और पैसा तो दिया, लेकिन एक बड़ी मुसीबत भी। दुनिया ने एक्सट्रीम को रोमांटिक बैलाडियर समझ लिया। न्यूनो ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें हर उस इंसान से $1 मिलता जिसने कहा इस गाने पर मेरी शादी हुई है या इस गाने पर मेरा बच्चा हुआ, तो वो बिल गेट्स से ज्यादा अमीर होते। हजारों लोग एल्बम्स खरीदते ये सोचकर कि सॉफ्ट गाने मिलेंगे और पाते एक एग्रेसिव मेटल एल्बम सोशल क्रिटिसिज्म से भरा हुआ, कॉम्प्लेक्स गिटार सोलोस से सजा हुआ। गैरी को याद है कि सक्सेस एक बवंडर की तरह थी। वो एम्प्टी क्लब्स से पैक्ड एरिनाज में पहुंच गए, लेकिन एक ही डिलेमा था, ऑडियंस सिर्फ एक गाने में ही इंटरेस्ट रखती थी। न्यूनो बेटनकोर्ट की फ्रस्ट्रेशन छुपी नहीं थी। उनकी वर्चुअसिटी एक अकाउस्टिक बैलेट के साए में दब रही थी। उन्हें एक हिस्टोरिकल मोमेंट चाहिए था, ये दिखाने के लिए कि वो सच में कौन है। और वो मौका आया लंदन में उस दिन जब पूरी दुनिया एक लेजेंड को खिराज तहसीन पेश कर रही थी। गैरी शेरॉन को वो लम्हा बिल्कुल याद है जब वो अपने पीक पर पहुंचे। 20 अप्रैल 1992 की शाम 5 बजे के थोड़ा बाद एक्सट्रीम वेम्बली के स्टेज पर चढ़ा फ्रेडी मर्क्यूरी ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट के लिए। क्वीन के सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिसाइपल्स होने के नाते उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया। सिर्फ अपने हिट्स पर फोकस करने की बजाय उन्होंने क्वीन के क्लासिक्स का एक फ्लॉलेस मेडली परफॉर्म किया। उस दिन मेटालिका और गन्स एंड रोजेस जैसे जायंट्स के बीच एक्सट्रीम ने सीन्स को चुरा लिया था। गैरी उस फीलिंग को बखूबी बयान करते हैं। वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने क्वीन के सर्वाइविंग मेंबर्स के साथ हैमर टू फॉल गाया। वो शो सच में हमारा पीक था। बैकस्टेज में बॉस्टन का ये चौकड़ी एक ख्वाब जी रहा था। रॉबर्ट प्लांट, एल्टन जॉन और ब्रायन मे से मुलाकात हुई। सबसे यादगार मोमेंट था जब द हू के वोकलिस्ट रोजर
डेल्ट्री ने कबूल किया कि एक्सट्रीम उनकी बेटी की फेवरेट बैंड है। इतनी सारी फेम के बावजूद गैरी कहते हैं कि उन्होंने सक्सेस को कभी सर पर चढ़ने नहीं दिया। हमने कभी नहीं सोचा कि हम दी गाइज हैं। मेरी मदर ने मुझे पीटा होता अगर मैं मिस्टर रॉक की तरह एक्ट करने लगता। लेबल की हाँ मिलने के बाद 1992 में एल्बम 3 Sides to Every Story लॉन्च हुआ। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, एक कॉन्सेप्चुअल एल्बम 3 पार्ट्स में, जिसमें पॉलिटिक्स से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक के थीम्स थे और लेजेंडरी एबी रोड स्टूडियोज में रिकॉर्ड की गई एक फुल ऑर्केस्ट्रा भी। एल्बम एक आर्टिस्टिक सक्सेस था, लेकिन कमर्शियल रिस्क बहुत बड़ा था। 1994 में बैंड की यूनिटी टूटने लगी। पॉल गियरी ने जाने का फैसला किया। कोई लड़ाई नहीं थी, उन्होंने बस रियलाइज किया कि न्यूनो की अल्ट्रा टेक्निकल म्यूजिकल डायरेक्शन के लिए एक अलग स्टाइल का ड्रमर चाहिए। पॉल बाद में एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट मैनेजर बने। उनकी जगह आए टेक्निकल पावर हाउस माइक मैंगिनी। बैंड म्यूजिकली और भी पावरफुल हो गई, लेकिन शुरुआती ब्रदरहुड वाली केमिस्ट्री अब वैसी नहीं रही। अगला एल्बम वेटिंग फॉर द पंचलाइन 1995 ग्रंज मूवमेंट के रिएक्शन में रॉ और डायरेक्ट सुनाई देने की कोशिश थी। लेकिन 90s के दौर ने किसी को नहीं बख्शा। 1996 में थकान जीत गई। न्यूनो एल्बम और टूर के एंडलेस साइकिल से एग्जॉस्ट होकर रुकने का वक्त है ये समझ गए थे। पॉज को कंसीडर करने की बजाय उन्होंने बैंड ही बंद कर दिया। पैट बेजर उस मोमेंट को एक तकलीफदेह ब्रेकअप से कंपेयर करते हैं। सालों बाद न्यूनो ने पीछे मुड़कर देखा और हियर टू ज़ेन पॉडकास्ट में कहा, मुझे लगता है मेरे सबसे बड़े रिग्रेट्स में से एक या गलती यह थी कि मैं उस वक्त जो फील कर रहा था उसे समझने के लिए काफी मैच्योर नहीं था, और मैं थोड़ा ब्लेम और मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स और उन लोगों को भी देता हूँ जो हमसे पैसा कमा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि हम रुककर रेस्ट लें। ये एक एंडलेस रेस थी। एल्बम टूर, मेरा दिमाग उस जगह नहीं था जहां मैं बस थोड़ा ब्रेक ले सकता था। मेरे लिए या सब कुछ था या कुछ नहीं। बैंड में माहौल भारी हो गया और ये कहने की बजाय कि यार हमें बस थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे से दूर जाना है, हमने सब कुछ उड़ा दिया। एक्सट्रीम वहीं खत्म हुआ, एक पोलाइट हैंडशेक के साथ, लेकिन इस एहसास के साथ कि रॉकेट बहुत तेज ऊपर गया था और गिरना तय था। जब 1996 में एक्सट्रीम खत्म हुआ, गैरी शेरॉन के पास इतना गम सोचने का वक्त भी नहीं था। लगभग फौरन उन्हें रॉक का सबसे खतरनाक काम ऑफर हुआ, वैन हेलन में सैमी हेगार की जगह लेना। बहुत से फैंस को ये अजीब लगा, लेकिन गैरी को न्यूनो का पूरा सपोर्ट था, जिन्होंने कहा बिल्कुल तुम इस जॉब के हकदार हो, तुम्हारा पूरा करियर इसी के लिए था। गैरी ने वैन हेलन 3 रिकॉर्ड किया, जिसे क्रिटिक्स वैन हेलन की डिस्कोग्राफी का कमजोर एल्बम बताते हैं, लेकिन गैरी के पास अच्छी यादें हैं। वो कहते हैं एडी वैन हेलन के साथ काम करना प्योर जॉय था। लोग हमारे एल्बम के बारे में जो चाहे सोचें, लेकिन मुझे उस पर फक्र है, और एडी को भी था। जब गैरी वैन हेलन में किस्मत आजमा रहे थे, न्यूनो सोलो एल्बम्स और नई बैंड्स के जरिए अपनी आवाज ढूंढ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 2009 में, जब उन्होंने रिहाना के टूर गिटारिस्ट बनने को एक्सेप्ट किया। हैवी रॉक फैंस के लिए ये एक शॉक था, लेकिन न्यूनो के लिए ये एक टेक्निकल चैलेंज था। इस कंट्रोवर्सी पर वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं, उसके ज्यादातर गानों में गिटार नहीं है, इसलिए मैं जो चाहे कर सकता हूँ। क्या वो एक्सट्रीम की फैन थी? मुझे नहीं लगता, वो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। पॉल गियरी ड्रमर इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल मैनेजर्स में से एक बन गए। गॉडस्मैक जैसी बैंड्स को मैनेज करते हुए बेसिस्ट पैट बेजर ने डिसाइड किया कि उन्हें रॉक एंड रोल के स्ट्रेस से रिकवरी के लिए थेरेपी चाहिए, और मैसाचुसेट्स में एक सक्सेसफुल एल्पेल का फॉर्म उन्होंने खोल ली। आइरोनिकली बैंड खत्म होने के बाद सबसे पहले फाइनेंशियली सेटल वही हुए, लेकिन न फार्म की शांत जिंदगी, न नए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, कोई भी उस कहानी को मिटाने के लिए काफी नहीं था जो उन्होंने साथ मिलकर बनाई थी। 2007 में बैंड ने ऑफिशियल कमबैक अनाउंस किया, लेकिन एक सवाल था, क्या ये ओरिजिनल लाइनअप था? लगभग
गैरी शेरॉन, न्यूनो बेटनकोर्ट और पैट बेजर वापस थे। सिर्फ ड्रमर पॉल गियरी नहीं थे, जिन्होंने अपना सक्सेसफुल मैनेजर करियर जारी रखना प्रेफर किया। उनकी जगह केविन फेग्यूरो आए, जो पहले न्यूनो के साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। 2008 में उन्होंने एल्बम सॉडाडेस डी रॉक लॉन्च किया, पोर्तुगीज टाइटल जो न्यूनो ने अपनी रूट्स को ऑनर करने के लिए चुना। ये एक सॉलिड कमबैक था, लेकिन बैंड धीमे रिदम में चली गई। न्यूनो रिहाना के गिटारिस्ट के तौर पर दुनिया घूम रहे थे, तो एक्सट्रीम स्पोरोडिक टूर करती रही। फैंस की नॉस्टैल्जिया मिटाने के लिए क्लासिक्स बजाती रही, लेकिन दुनिया ने सच में ध्यान 2023 में दिया। 15 साल के नए मटेरियल के इंतजार के बाद बैंड ने एल्बम 6 लॉन्च किया, और अगर किसी को लगता था कि वो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बैंड बन गए हैं, तो सिंगल राइज ने इसका जवाब दे दिया। न्यूनो का गिटार सोलो यूट्यूब पर रिक बीटो जैसे एक्सपर्ट ने डाइसेक्ट किया और इसे 21st सेंचुरी के बेस्ट सोलोज में शुमार किया। न्यूनो ने कबूल किया कि उन्हें इतने रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। जब राइज आया, हमने सोचा ठीक है, ये एक अच्छा गाना है, सोलो भी अच्छा है, लेकिन रिएक्शन दूसरी दुनिया का था। जब रिक बीटो ने सोलो का एनालिसिस करते हुए वीडियो डाली और बताया कि टोटो के स्टीव लुकाथेर और बॉन जॉल के फिल एक्स उन्हें कॉल करके पूछ रहे हैं, क्या तुमने न्यूनो का सोलो सुना? वो मेरे लिए कंप्लीटली सररियल था। 6 उन सब चीजों का मिक्स है जो वो सबसे अच्छा करते हैं। रिबेल में एग्रेसिव हार्ड रॉक से लेकर अदर साइड ऑफ द रेनबो जैसी क्वीन स्टाइल बैलेड्स तक, वो उस जज्बे के साथ वापस आए और अभी भी बहुत कुछ जीतना बाकी है। आज बैंड थिकर देन ब्लड टूर के साथ एकजुट है, अपनी बेस्ट फॉर्म में। उन्होंने अपने पास्ट से और मोर देन वर्ड्स से सुलह कर ली है, ये समझते हुए कि वो बैलेड एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दुनिया का दरवाजा था। जब न्यूनो दीवार पर लगे प्लेटिनम डिस्क देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ नंबर्स नहीं दिखते, बल्कि उस इमिग्रेंट लड़के की जीत दिखती है जिसने रॉक पर यकीन किया। तो क्या आपको एक्सट्रीम की ये कहानी पसंद आई? कमेंट्स में बताइए इस बैंड के आपके फेवरेट गाने कौन से हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा और आपको हार्ट दूंगा। और लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द ही म्यूजिक की दुनिया की एक और बड़ी कहानी लेकर वापस आऊंगा।